से एक होता है डेंड्रिटिक पैटर्न। डेंड्रिटिक मतलब पेड़ की शाखाओं जैसा। अच्छा, जैसे पेड़ की टहनियां फैलती हैं। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। जब मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां मिलकर एक अनियमित शाखाओं जैसा जाल बना लेती हैं। ये उत्तर भारत के मैदानों की नदियों में आमतौर पर दिखता है, गंगा यमुना प्रणाली में। समझ गए। और कौन से पैटर्न होते हैं? एक होता है ट्रेलिस पैटर्न, मतलब जालीनुमा। इसमें क्या होता है कि मुख्य नदियां लगभग एक दूसरे के समानांतर बहती हैं। पैरेलल। हाँ, पैरेलल। और जो उनकी सहायक नदियां हैं वो आकर उनसे लगभग 90 डिग्री के कोण पर, मतलब समकोण पर मिलती हैं, जैसे कोई जाली बन रही हो। ये सिंधु प्रणाली के कुछ हिस्सों में देखने को मिलता है। अच्छा, जाली जैसा, दिलचस्प है। और फिर एक है रेडियल पैटर्न, अरिया। इसमें नदियां एक ऊंची जगह से, जैसे कोई पहाड़ या पठार, वहां से निकलकर चारों दिशाओं में बहती हैं। जैसे किसी पहिए की तीलियां। हाँ, बिल्कुल। जैसे अमरकंटक का पठार है, वहां से नर्मदा पश्चिम की ओर बह जाती है, सोन उत्तर पूर्व की ओर। ये रेडियल पैटर्न का उदाहरण है। सही। और एक सेंट्रीपेटल भी होता है शायद। हाँ, सेंट्रीपेटल यानी अभिकेंद्री। ये रेडियल का उल्टा है। इसमें नदियां चारों तरफ से बहकर आती हैं और एक जगह बीच में किसी झील या गड्ढे में जमा हो जाती हैं। अच्छा, जैसे सब एक सेंटर की तरफ आ रही हों। एग्जैक्टली। जैसे मणिपुर में लोकटक झील है, वहां आसपास की छोटी नदियां आकर उसी झील में गिरती हैं। ये सेंट्रीपेटल पैटर्न हो गया। वाह। तो ये थे कुछ मुख्य ड्रेनेज पैटर्न। तो हमने आज सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन 3 बड़ी नदी प्रणालियों को समझा। हाँ, उनके उद्गम देखे, मुख्य सहायक नदियां जानी और कुछ खास बातें भी, साथ में ये ड्रेनेज पैटर्न भी। ये नदियां सिर्फ मतलब पानी का बहाव नहीं है, ये तो हमारी संस्कृति, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे पर्यावरण, सबके लिए कितनी जरूरी हैं। बिल्कुल। और आज के समय में ये सोचना भी जरूरी है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, पानी की जरूरतें बढ़ रही हैं। हाँ। तो इन विशाल नदी प्रणालियों का मैनेजमेंट, इनका प्रबंधन कितना बड़ा चैलेंज है, और क्या इनका आपस में कोई जुड़ाव, कोई इंटरलिंकिंग भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ये सब सोचने वाले मुद्दे हैं। सही कहा। इस पर आपकी क्या राय है? क्या आप इन नदियों के आर्थिक पहलू या फिर इनसे जुड़ी जो पर्यावरण की चुनौतियां हैं, उन पर और जानना चाहेंगे? हमें नीचे टिप्पणी में लिखकर जरूर बताएं। हाँ, जरूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। अब मेरा अगला विषय है प्रायद्वीपीय नदियां। अच्छा, पेनिनसुलर रिवर्स। हाँ हाँ। ये वो नदियां हैं जो भारतीय प्रायद्वीप के पठारी भाग से निकलती हैं। जी। इन्हें समझने का एक आसान तरीका है, मतलब इनके बहाव की दिशा देखना। बिल्कुल। 2 मुख्य दिशाएं हैं। हाँ। कुछ पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, तो कुछ पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में। सही। और देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, खासकर भूगोल वाले हिस्से के लिए, जी, ये नदियां काफी महत्वपूर्ण हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। और ये सिर्फ दिशा का ही मामला नहीं है ना? इन दोनों तरह की नदियों का आप कह सकती हैं चरित्र भी थोड़ा अलग है। अच्छा, कैसे? जैसे जो पूर्व की ओर बहती है ना, वो आमतौर पर ज्यादा लंबा रास्ता तय करती हैं। ढलान धीमी होती है तो अपने मुहाने पर काफी सारा मलबा जमा करके डेल्टा बनाती है। डेल्टा। वहीं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, वो अक्सर खड़ी ढलान वाली भ्रंश घाटियों से, मतलब रिफ्ट वैलीज से तेजी से बहती हैं। हाँ हाँ। और समुद्र में मिलने पर डेल्टा की जगह ज्वार नदमुख यानी एस्चुअरी बनाती हैं। अच्छा, तो ये डेल्टा और एस्चुरी का फर्क इनकी ढलान और रास्ते पर निर्भर करता है। चलिए पहले पूर्व की ओर बहने वाली नदियों को देखते हैं। ठीक है। शुरुआत करते हैं महानदी से। ये छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ियों से निकलती है। लंबाई करीब 851 किलोमीटर है। शिवनाथ और तेल जैसी नदियां इसकी सहायक हैं। और हाँ, वो मशहूर हीराकुंड बांध, वो इसी पर है। बिल्कुल, हीराकुंड। महानदी के थोड़ा दक्षिण में चलें तो हमें मिलती है प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी, गोदावरी। हाँ, गोदावरी। करीब 1465 किलोमीटर लंबी। सोचिए, ये महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। हाँ। अपने विशाल आकार और कह सकते हैं महत्व के कारण इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। कभी कभी वृद्ध गंगा भी। अच्छा, दक्षिण गंगा जी। और पेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा जैसी कई सहायक नदियां इसका जल क्षेत्र बढ़ाती हैं। फिर आती है कृष्णा नदी। ये भी महाराष्ट्र में ही महाबलेश्वर से निकलती है। हाँ, महाबलेश्वर। ये लगभग 1400 किलोमीटर का सफर तय करती है। वाह। मतलब पूर्व की ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी हुई है। सही। तुंगभद्रा और भीमा इसकी जानी मानी सहायक नदियां हैं कृष्णा की। और दक्षिण में चले तो मिलती है कावेरी। कर्नाटक में कोडागु जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। कावेरी।
लंबाई करीब 800 किलोमीटर। जी। इसकी एक खास बात है, ये लगभग पूरे साल बहती है। अरे हाँ, ये कैसे? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे दक्षिण पश्चिम मानसून से गर्मियों में पानी मिलता है और उत्तर पूर्वी मानसून मतलब लौटते मानसून से सर्दियों में भी पानी मिलता है। अच्छा, दोनों मानसून से? हाँ, इसी विशेषता और पवित्रता के कारण इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा। क्या? गोदावरी को दक्षिण गंगा कहते हैं उसके बड़े आकार के कारण, और कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा उसके निरंतर प्रवाह और पवित्रता की वजह से। अच्छा, ये बारीक अंतर है, याद रखने लायक। बिल्कुल। और हाँ, कावेरी श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम जैसे द्वीप भी बनाती है। इनके अलावा पूर्वी तट पर कुछ और नदियां भी हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है परीक्षाओं के लिहाज से। जैसे सुवर्ण रेखा जो रांची पठार से निकलती है, कहते हैं इसकी रेत में सोने के कण मिलते हैं। हाँ, सुना है। रोचक बात है ये तो। और हुंड्रू जलप्रपात भी इसी पर है। फिर ब्राह्मणी है जो राउरकेला के पास शंख और दक्षिण कोयल नदियों के मिलने से बनती है। पेन्नार कर्नाटक की नंदी पहाड़ियों से निकलती है और वैगई तमिलनाडु की वरुसंद पहाड़ियों से, जिसके किनारे मदुरै शहर बसा है। सही। तो ये तो हुई पूर्व की ओर बहने वाली। अब रुक करते हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का। हाँ, पश्चिम वाली। जैसा हमने शुरू में कहा था, ये अक्सर भ्रंश घाटियों यानी रिफ्ट वैली में बहती हैं और एस्चुरी बनाती है। ये घाटियां इन्हें पश्चिम की ओर एक सीधा और कह सकते हैं तेज ढलान वाला रास्ता देती हैं। इनमें सबसे प्रमुख नाम है नर्मदा का। बिल्कुल, नर्मदा पहाड़ों के बीच बनी एक भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। जी। जबलपुर के पास इसका धुआंधार जलप्रपात बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, धुआंधार देखने लायक जगह है। और सरदार सरोवर बांध भी इसी नदी पर बना है। तवा इसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। नर्मदा की तरह ही एक और नदी है जो भ्रंश घाटी से पश्चिम की ओर बहती है, वो है तापी, जिसे ताप्ती भी कहते हैं। हाँ, ताप्ती। ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है और करीब 724 किलोमीटर लंबी है। नर्मदा के दक्षिण में लगभग उसके समानांतर बहती है। उकाई बांध इसी नदी पर है। पूर्णा इसकी मुख्य सहायक नदी है। और कुछ अनोखी नदियां भी हैं पश्चिम प्रवाह वाली, जैसे साबरमती। हाँ, साबरमती। ये राजस्थान की अरावली से निकलकर गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। और माही नदी। माही की क्या बात है। ये मध्य प्रदेश के विंध्य पहाड़ों से निकलती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये तथ्य परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये भी खंबात की खाड़ी में ही गिरती है। बिल्कुल। एक और बेहद खास नदी है लूनी। लूनी, हाँ, ये तो रेगिस्तान वाली है ना? बिल्कुल। ये अरावली में पुष्कर घाटी से तो निकलती है, पर समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाती। अरे। हाँ, करीब 495 किलोमीटर बहने के बाद गुजरात में कच्छ के रण में ही विलीन हो जाती है। ये एक खारी नदी है और थार रेगिस्तान से बहने वाली एकमात्र मुख्य नदी है। कमाल है, मतलब समुद्र तक पहुंचने से पहले ही खत्म। जी। इनके अलावा पश्चिम तट पर गोवा में मांडवी और जुआरी नदियां हैं। केरल में पेरियार है जो केरल की सबसे लंबी नदी है, और भरतपुझा भी है। और कर्नाटक में शरावती नदी, जिस पर भारत का मशहूर जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है। ये सब भी पश्चिम की ओर बहने वाली महत्वपूर्ण नदियां हैं। तो ये था मतलब प्रायद्वीपीय नदियों का एक संक्षिप्त खाका। परीक्षाओं के लिए इनका उद्गम स्थल, मुख्य सहायक नदियां, लंबाई का एक अंदाजा या क्रम, और खास बातें। हाँ, जैसे कौन डेल्टा बनाती है, कौन एस्चुरी। बिल्कुल, कौन भ्रंश घाटी में बहती है या किस पर कौन सा महत्वपूर्ण जलप्रपात या बांध है, ये सब समझना और याद रखना जरूरी है। बिल्कुल। ये नदियां सिर्फ पानी के स्रोत या नक्शे पर खींची लकीरें नहीं हैं। सही बात है। ये तो भारत के भूगोल, यहाँ की संस्कृति और अर्थव्यवस्था की सही मायनों में जीवन रेखाएं हैं। सोचिए, इनके बिना हमारा जीवन कैसा होता। इनके संरक्षण और इनके पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने पर विचार करना हम सबके लिए कितना जरूरी है। बहुत जरूरी है। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, या कोई सवाल है जो आपके मन में आया हो इस चर्चा के दौरान, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब मेरा अगला विषय है भारत के प्रमुख बांध, जलप्रपात और ऊर्जा संयंत्र। ये विषय प्रतियोगी परीक्षाओं, खासकर एसएससी, यूपीएससी और राज्य सिविल सेवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल। अक्सर इनसे जुड़े तथ्य सीधे पूछ लिए जाते हैं, तो चलिए इन्हें थोड़ा गहराई से समझते हैं। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि उनके पीछे का जो महत्व है या उनसे जुड़ी खास बातें,
उनको समझना है। सही। हम भारत के कुछ अहम जलप्रपातों, बड़े बांधों, प्रमुख पनबिजली परियोजनाओं और हाँ, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर भी नजर डालेंगे ताकि जानकारी आसानी से याद रहे। बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं भारत के शानदार जलप्रपातों से। सबसे ऊंचा जलप्रपात है कर्नाटका में वाराही नदी पर कुंचिकल जलप्रपात। जी। इसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर है। काफी ऊंचा है ये। हाँ, बहुत ऊंचा है। और दूसरे नंबर पर आता है ओडिशा का बारीपानी जलप्रपात बुदबलांगा नदी पर। वो करीब 399 मीटर ऊंचा है। अच्छा, 399 मीटर। हाँ, ये ऊंचाई वाले तथ्य अक्सर सीधे सवाल बन जाते हैं। बिल्कुल। और अगर चौड़ाई की बात करें तो शायद छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात। हाँ, वही। उसकी विशालता के कारण उसे भारत का न्यागरा भी कहते हैं। काफी चौड़ा है वो। सही। यहाँ पर कर्नाटक में शरावती नदी पर बने जोग या गेरसोप्पा जलप्रपात का जिक्र भी जरूरी है। हाँ, जोग फॉल्स, उसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं शायद। बिल्कुल। और ये दुनिया के सबसे ऊंचे प्लंज वाटरफॉल्स में से है। प्लंज मतलब पानी काफी ऊंचाई से बिना चट्टान के संपर्क में आए वो सीधा नीचे गिरता है एक धार में। अच्छा, समझा। इनके अलावा गोवा कर्नाटक सीमा पर मांडवी नदी का दूध सागर, वो भी काफी फेमस है। हाँ, दूध सागर। और झारखंड में सुवर्ण रेखा नदी पर हुंड्रू। हाँ। और मध्य प्रदेश में नर्मदा पर वो संगमरमर की चट्टानों के बीच धुआंधार। जी, धुआंधार। और एक और महत्वपूर्ण है, कर्नाटक में कावेरी नदी पर शिव समुद्रम। हाँ, शिव समुद्रम तो ऐतिहासिक रूप से भी खास है। शायद यहीं पर एशिया का पहला जल विद्युत स्टेशन लगा था 1902 में। सही कहा, बिल्कुल। ये जानना दिलचस्प है कि हमने इतनी जल्दी 1902 में ही जल शक्ति का उपयोग बिजली बनाने में शुरू कर दिया था। बिल्कुल। अच्छा, तो जलप्रपातों से आगे बढ़कर अब बांधों की बात करते हैं। बांध सिर्फ पानी रोकने के लिए नहीं होते हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिंचाई के लिए, बिजली बनाने के लिए और हाँ, बाढ़ नियंत्रण जैसे कई मकसदों को पूरा करते हैं। जी। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है और उसकी क्या खासियत है? वो है उत्तराखंड में भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर बना टिहरी बांध। टिहरी, हाँ। ये भारत का सबसे ऊंचा लगभग 260.5 मीटर्स और दुनिया के भी सबसे ऊंचे बांधों में गिना जाता है। अच्छा। और ये एक अर्थफिल बांध है। अर्थफिल मतलब मिट्टी और पत्थर से बना हुआ। हाँ, मिट्टी और पत्थर से। ये इसे भूकंपीय क्षेत्रों के लिए ज्यादा स्थिर बनाता है, ऐसा मानते हैं। इसका जो जलाशय है वो भी बहुत बड़ा है। टिहरी झील या स्वामी रामतीर्थ सागर कहते हैं उसे। और सबसे लंबा बांध वो तो शायद ओडिशा में महानदी पर है, हीराकुंड। जी हाँ, हीराकुंड बांध। लंबाई में तो उसका कोई मुकाबला नहीं। मुख्य बांध और किनारों के डाइक वगैरह मिलाकर कुल लंबाई करीब 25.8 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। बाप रे, 25.8 किलोमीटर। हाँ, वहीं अगर हम ग्रेविटी डैम की बात करें, ऐसे बांध जो अपने भारी वजन के कारण पानी के दबाव को झेलते हैं। हाँ, ग्रेविटी डैम। तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर सतलुज नदी पर बना भाखड़ा नांगल, वो भारत का सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम है। भाखड़ा नांगल, हाँ। इसका जलाशय गोविंद सागर, हाँ। वो भी बहुत बड़ा है। जी बिल्कुल। केरल में पेरियार नदी पर इडुक्की बांध भी है। वो कुछ अलग तरह का है ना, आर्क डैम। हाँ, वो एशिया का सबसे बड़ा आर्क डैम है। उसका डिजाइन मेहराब या चाप जैसा होता है ना, तो वो पानी के दबाव को घाटी की दीवारों पर ट्रांसफर कर देता है। वाकई इंजीनियरिंग का कमाल है। सही कहा। और कृष्णा नदी पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है नागार्जुन सागर बांध। ये भारत का सबसे बड़ा मेसनरी डैम है। मेसनरी मतलब? चिनाई वाला। हाँ, जिसे पत्थर और ईंटों की चिनाई करके बनाया गया है। अच्छा। कुछ और प्रमुख बांध भी हैं जो याद रखने चाहिए, जैसे गुजरात में नर्मदा पर सरदार सरोवर। हाँ, सरदार सरोवर। हाँ, और महाराष्ट्र में कोयना बांध, कोयना नदी पर। वहां भारत का सबसे बड़ा चालू जल विद्युत संयंत्र भी है, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। हाँ। और तमिलनाडु में कावेरी पर मेट्टूर बांध, उसका जलाशय स्टैनली जलाशय कहलाता है। जी, मेट्टूर। और जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर भी कई हैं, बगलिहार, दुल्हस्ती, सलाल। हाँ, ये नाम सुने हैं। और मध्य प्रदेश व राजस्थान में चंबल नदी पर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर बांध। ये सब भी सामरिक और ऊर्जा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और इन बांधों का सीधा संबंध है जल विद्युत उत्पादन से, मतलब पानी की ताकत से बिजली बनाना। बिल्कुल।
बांध में जो पानी जमा होता है उसे नियंत्रित तरीके से छोड़कर टरबाइन घुमाई जाती हैं और उससे फिर बिजली पैदा होती है। सिंपल फंडा है। भारत की सबसे बड़ी पूरी हो चुकी जल विद्युत परियोजना तो कोयनावली है महाराष्ट्र में। हाँ, वो सबसे बड़ी है जो पूरी तरह ऑपरेशनल है। और अगर वर्तमान में कार्यरत क्षमता देखें तो श्रीशैलम जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है वो दूसरे स्थान पर आता है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर बनी नाथपा झाकरी परियोजना भी खास है, शायद वो अंडरग्राउंड है। हाँ, वो भारत की सबसे बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजना है। अंडरग्राउंड, दिलचस्प। एक और बात, भारत ने पड़ोसी देश भूटान में भी कुछ बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने में मदद की है, जैसे चूखा, ताला और कुरिछू। हाँ, ये भारत भूटान सहयोग का हिस्सा है, हमारी ऊर्जा कूटनीति भी कह सकते हैं। सही। अच्छा, पानी से बिजली के अलावा भारत परमाणु ऊर्जा पर भी तो जोर दे रहा है। हाँ, दे रहा है। ये ऊर्जा का एक बहुत शक्तिशाली स्रोत है, हालांकि इसके अपने मुद्दे भी हैं। भारत का पहला और सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में तारापुर में है। तारापुर, हाँ, 1969 में शुरू हुआ था शायद, अमेरिका की मदद से। जी बिल्कुल, अमेरिका की सहायता से। और आज के समय में सबसे ज्यादा क्षमता वाला प्लांट कौन सा है? वो है तमिलनाडु में कुडनकुलम। इसे रूस के सहयोग से विकसित किया गया है। इसकी क्षमता सबसे ज्यादा है। कुडनकुलम, ठीक है। और पहला जो पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित परमाणु संयंत्र था वो भी तमिलनाडु में ही है, कलपक्कम। कलपक्कम, जिसे मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन MPS भी कहते हैं। हाँ, वही। ये हमारी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम था उस वक्त। बिल्कुल। इनके अलावा राजस्थान में रावत भाटा है, वो शायद कनाडा की मदद से शुरू हुआ था। हाँ, शुरुआत में कनाडा की मदद थी। और कर्नाटक में कैगा है, वो स्वदेशी है। कैगा स्वदेशी। गुजरात में काकरापार भी स्वदेशी है। और उत्तर प्रदेश में गंगा किनारे नरोरा संयंत्र। ये सब भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। तो ये थी भारत के कुछ प्रमुख जल प्रपातों, बांधों, जल विद्युत और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की एक तरह से झलक। हाँ, और ये सभी संरचनाएं न केवल इंजीनियरिंग के बेहतरीन नमूने हैं, बल्कि भारत के विकास के लिए, जल प्रबंधन के लिए और ऊर्जा सुरक्षा के लिए इनकी अहमियत बहुत ज्यादा है। और इनसे जुड़े तथ्य, जैसा हमने शुरू में कहा, परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। बिल्कुल, पर यहाँ एक जरूरी सवाल भी मन में आता है सोचने के लिए। हाँ, बताइए। कि ये जो बड़ी विकास परियोजनाएं हैं, इनको बनाते और चलाते समय पर्यावरण पर और जो स्थानीय समुदाय हैं उन पर जो असर पड़ता है उसको कैसे कम किया जा सकता है? मतलब विकास और संतुलन के बीच वो सही रास्ता क्या हो? हाँ, ये एक बड़ा चैलेंज है। और भविष्य में भारत की जो ऊर्जा जरूरतें बढ़ रही हैं उनके लिए ये पारंपरिक स्रोत, पनबिजली और परमाणु ऊर्जा, इनका मिश्रण कैसा होना चाहिए? क्या अनुपात सही रहेगा? ये वाकई सोचने वाली बातें हैं। विकास बनाम पर्यावरण और भविष्य का एनर्जी मिक्स, बहुत अहम सवाल। जी। तो श्रोताओं को भी सोचना चाहिए इस पर। आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। भारत की जलवायु और खास तौर पर मानसून, हाँ, ये ऐसी चीजें हैं जो यहाँ के जीवन और अर्थव्यवस्था की धुरी हैं। इन्हें समझना वाकई बहुत जरूरी है। आज हम इसी पेचीदा लेकिन दिलचस्प मौसम प्रणाली की परतों को खोलेंगे। देखेंगे कि भारत की जलवायु किन वजहों से ऐसी है, अलग अलग मौसमों में क्या खास होता है, बारिश का ये पूरा तंत्र कैसे काम करता है और क्यों देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान और बारिश में इतना अंतर देखने को मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन मुख्य वजहों की जो भारत की जलवायु का मिजाज तय करती हैं। कौन कौन से फैक्टर सबसे अहम हैं? बिल्कुल, कई कारक मिलकर ये तय करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो है भारत की लोकेशन, मतलब अक्षांश। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो तापमान पर सीधा असर डालती है। हाँ। फिर उत्तर में वो दीवार की तरह खड़ा हिमालय है। ये मध्य एशिया की ठंडी हवाओं को रोकता है और मानसून हवाओं को भी रोककर बारिश करवाता है। अच्छा, और ये भी सुना है कि जमीन और समंदर के गर्म होने की रफ्तार अलग होती है, उसका कितना असर होता है? हाँ, बहुत ज्यादा। जमीन जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी होती है, जबकि पानी देर से। यही अंतर हवा के दबाव और उसकी दिशा तय करने में बड़ा रोल निभाता है, खासकर मानसून के बनने में। अच्छा। फिर समुंदर से दूरी देखिए। तटीय इलाकों में मौसम ज्यादातर एक जैसा रहता है, मतलब ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी। लेकिन अंदरूनी इलाकों में गर्मी सर्दी का अंतर बहुत बढ़ जाता है। ऊंचाई का भी असर है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है
तापमान घटता है। और पहाड़ों की भूमिका, मतलब उनका जो रिलीफ या उचावच है? हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। पहाड़ हवा के रास्ते में आते हैं और बारिश के पैटर्न को तय करते हैं, जैसे पश्चिमी घाट। इसके साथ ही ऊपरी हवा का बहाव, जिसमें जेट स्ट्रीम और पश्चिमी विक्षोभ शामिल हैं, ये खासकर सर्दियों में उत्तर भारत के मौसम को काफी प्रभावित करते हैं। पश्चिमी विक्षोभ, हाँ। और हाँ, अल्नीनो और लानीना जैसी घटनाओं को नहीं भूलना चाहिए। उनका असर मानसून की ताकत पर पड़ता है। ठीक है, तो ये तो हो गए जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक। अब भारत के जो मुख्य मौसम हैं और उनकी खासियतें, उन्हें समझना जरूरी है, खासकर परीक्षा के नजरिए से। बिल्कुल। मोटे तौर पर हम 4 मौसम देखते हैं। पहले शीत ऋतु। इस समय हवाएं जमीन से समुद्र की ओर चलती हैं। यह है उत्तर पूर्वी मानसून। मौसम आमतौर पर साफ रहता है, ठंडा और सूखा। इसी दौरान पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी लाते हैं। और गर्मियों में मानसून से ठीक पहले भी तो कुछ बारिश होती है ना? हाँ, उन्हें मानसून पूर्व बौछारें कहते हैं। ये स्थानीय तौर पर काफी अहम है। जैसे बंगाल और असम में काल बैशाखी आती है, गरज चमक के साथ बारिश होती है, जो चाय, जूट, चावल के लिए अच्छी है। अच्छा। दक्षिण में केरल में फूलों वाली बौछारें हैं, जो कॉफी के फूल खिलने में मदद करती है। और आम्रवर्षा भी है केरल कर्नाटक में, जो आमों को जल्दी पकने में मदद करती है। लेकिन हाँ, इसी समय उत्तर भारत में वो गर्म सूखी लू भी चलती है। हाँ, लू। और फिर आता है असली मानसून का मौसम। बिल्कुल। दक्षिण पश्चिम मानसून, या जिसे वर्षा ऋतु कहते हैं, गर्मी में सूरज के उत्तर की ओर बढ़ने से ITCZ, वो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ, हाँ, वो खास पट्टी जहां हवाएं मिलती हैं, वो गंगा के मैदानों की तरफ खिसक आती है। इससे भारतीय उपमहाद्वीप पर एक लो प्रेशर एरिया बनता है, जो हिंद महासागर से नमी वाली हवाओं को अपनी तरफ खींचता है। यही दक्षिण पश्चिम मानसून है। और इसकी 2 शाखाएं हैं, एक अरब सागर वाली और दूसरी बंगाल की खाड़ी वाली। अच्छा, 2 ब्रांचेस। और मॉनसून की वापसी, या जिसे रिट्रीटिंग मॉनसून कहते हैं, उसका क्या मतलब है? देखिए, सितंबर आते आते सूरज दक्षिण की ओर जाने लगता है और वो ITCZ भी नीचे खिसक जाता है, तो हवा की दिशा उलट जाती है। अब वो उत्तर पूर्व से बहने लगती है, जमीन से समुद्र की ओर। अच्छा। इस समय आसमान साफ होने और जमीन में नमी होने से ना उमस भरी गर्मी पड़ती है, जिसे अक्टूबर हीट कहते हैं। यही लौटते हवाएं जब बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती हैं, तो वहां से नमी उठाकर तमिलनाडु के तट पर सर्दियों में बारिश करती हैं। ओ, तो तमिलनाडु की सर्दियों की बारिश का कारण ये है? जी हाँ। ये तो मौसम का चक्र हुआ। अब जरा ये समझाएं कि बारिश होती कैसे है, मतलब ये पूरा रेन बेयरिंग सिस्टम काम कैसे करता है? देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून की जो अरब सागर शाखा है, वो जब पश्चिमी घाट से टकराती है, तो उसके पश्चिमी ढलानों पर, मतलब विंडवार्ड साइड पर, जबरदस्त बारिश करती है। लेकिन पहाड़ के दूसरी तरफ, यानी पूर्वी ढलान पर, हवा नीचे उतरती है, गर्म होती है और नमी कम हो जाती है, तो वहां कम बारिश होती है। इसे वृष्टि छाया क्षेत्र या रेन शैडो एरिया कहते हैं। अच्छा, रेन शैडो एरिया। हाँ। और जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है, वो पहले उत्तर पूर्व भारत में भारी बारिश करती है, जैसे मेघालय में। फिर वो हवाएं हिमालय के सहारे सहारे पश्चिम की ओर मुड़ जाती हैं और गंगा के मैदानों में आगे बढ़ती हैं। जैसे जैसे वो पश्चिम की ओर जाती हैं, उनकी नमी कम होती जाती है, तो बारिश भी कम होती जाती है। और राजस्थान में कम बारिश क्यों होती है? वो सूखा क्यों रह जाता है? उसकी मुख्य वजह है अरावली पहाड़ियों की दिशा। अच्छा। वो पहाड़ियां मॉनसून हवाओं के लगभग समानांतर पड़ती हैं, तो हवाएं बिना किसी खास रुकावट के उनके बगल से आगे निकल जाती हैं, इसलिए वहां ज्यादा बारिश नहीं हो पाती। समझ गया। तो ये तो साफ है कि पूरे देश में तापमान और बारिश बिल्कुल एक जैसी नहीं है। इस अंतर की खास वजह क्या है? वही कारक जो हमने शुरू में डिस्कस किए थे, वो सब मिलकर ये अंतर पैदा करते हैं। समुद्र से दूरी बहुत मायने रखती है। तटों पर समकारी जलवायु होती है, जबकि अंदरूनी इलाकों में महाद्वीपीय या विषम जलवायु, मतलब गर्मियों में बहुत गर्मी, सर्दियों में बहुत सर्दी। हाँ। और बारिश का बंटवारा भी बहुत असमान है। एक तरफ पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्व में मौसिनराम जैसी जगहें हैं, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड होती है, तो दूसरी तरफ पश्चिमी राजस्थान और लद्दाख जैसे इलाके हैं, जो लगभग सूखे रेगिस्तान जैसे हैं। ये सब समुद्र से दूरी, हवा की दिशा और पहाड़ों की स्थिति का मिला जुला नतीजा है।
तो हमने देखा कि भारत की मानसून प्रणाली कितनी जटिल, कितनी गतिशील है। ये कई फैक्टर से चलती है और पूरे देश की जलवायु, खेती और जीवन पर गहरा असर डालती है। बिल्कुल। और अब सोचने वाली बात यह है, खासकर आज के समय में, कि जलवायु परिवर्तन के इस दौर में मॉनसून का पैटर्न कैसे बदल रहा है। भविष्य में इन बदलावों का अंदाजा लगाना और उनके हिसाब से मतलब उनके अनुकूल ढालना, ये भारत के लिए एक बड़ी चुनौती भी है और ज़रूरत भी। ये सोचना ज़रूरी है कि ये बदलते पैटर्न हमारे पानी के स्रोतों और हमारी खेती पर आगे चलकर क्या असर डाल सकते हैं। अब हमारा अगला विषय है भारत में वनस्पति और वनों के प्रकार। हाँ। भारत की जो भौगोलिक और जलवायु विविधता है वो यहाँ बहुत ही अद्भुत किस्म के जंगलों को जन्म देती है। बिल्कुल। ये वन न सिर्फ हमारे पर्यावरण के लिए जरूरी हैं, बल्कि इनसे जुड़ी जानकारी देखिए कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होती है। सही बात है। एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस सब में पूछा जाता है। तो चलिए आज भारत के जो प्रमुख वन हैं उनकी थोड़ी गहराई में उतरते हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए, भारत के वनों को हम मुख्य रूप से उनकी विशेषताओं के आधार पर बांट सकते हैं। अच्छा। मोटे तौर पर कहें तो 5 प्रमुख प्रकार हैं। 5 प्रकार कौन कौन से? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, हाँ। फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, पर्वतीय वन और 5वें हैं मैंग्रोव वन। ओके। और हर वन प्रकार जो है वो वहाँ की बारिश, तापमान, मिट्टी, इन सब के हिसाब से मतलब अपनी एक अलग पहचान रखता है। तो शुरुआत सदाबहार वनों से करते हैं। सदाबहार नाम से ही लगता है कि ये हमेशा हरे भरे रहते होंगे। हाँ, ये सही है। इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट्स भी कहते हैं, जैसा आपने कहा। हाँ, ये उन गर्म और आर्द्र इलाकों में मिलते हैं जहाँ साल भर में 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा भारी बारिश होती है। 200 सेंटीमीटर से ज्यादा? काफी ज्यादा जी। और तापमान भी अच्छा खासा, मतलब 25-27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। खास बात यह है कि यहाँ पेड़ों के पत्ते गिरने का कोई एक तय मौसम नहीं होता, इसीलिए ये साल भर हरे दिखते हैं। अच्छा, इसीलिए सदाबहार। हाँ, और ये जंगल बहुत घने होते हैं, मतलब पेड़ों की कई परतें होती हैं, लेयर्स जिन्हें कहते हैं। ऊंचे पेड़, फिर उनके नीचे थोड़े छोटे पेड़ और फिर झाड़ियां। काफी सघन होते होंगे फिर तो। बहुत ज्यादा। और ये घने जंगल भारत में कहाँ देखने को मिलते हैं? मुख्य इलाके कौन से हैं? मुख्य रूप से ये आपको मिलेंगे पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पर, जहाँ मानसून की सीधी बारिश होती है। ओके। फिर उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियों में, जैसे असम वगैरह में, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार। हाँ, यहाँ रोजवुड, महोगनी, एबोनी जैसे जो कीमती लकड़ी वाले ऊंचे पेड़ हैं वो पाए जाते हैं। अच्छा। एबनी भी होता है। अच्छा, तो ये तो हुए सदाबहार वन। हाँ। अब उन वनों की बात करते हैं जो शायद भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में फैले हैं, पर्णपाती वन। हाँ, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। बिल्कुल सही कहा आपने, ये सबसे ज्यादा इलाके में है। इन्हें मानसून वन भी कहते हैं। मानसून वन क्यों? क्योंकि ये उन क्षेत्रों में होते हैं जहां वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है, जो कि ज्यादातर मानसूनी बारिश होती है। अच्छा। और पानी की उपलब्धता के आधार पर, मतलब कितनी बारिश हो रही है उसके हिसाब से इन्हें 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक आर्द्र पर्णपाती यानी मॉइस्ट डिसिडुअस, और दूसरे शुष्क पर्णपाती यानी ड्राई डिसिडुअस। ओके, आर्द्र और शुष्क। हाँ। तो आर्द्र वाले कहाँ मिलेंगे और उनकी क्या खासियत है? आर्द्र पर्णपाती वन वहां होते हैं जहां बारिश थोड़ी ज्यादा, यानी 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। ठीक है। जैसे हिमालय के जो निचले हिस्से हैं, तलहटी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी राज्य, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान, उड़ीसा, इन इलाकों में। और पेड़ कौन से खास होते हैं यहाँ? सागौन यानी टीक और साल। और ये यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण पेड़ हैं। इनके अलावा शीशम, चंदन, महुआ, आंवला ये सब भी मिलते हैं। आर्थिक रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, सागौन और साल की लकड़ी तो काफी कीमती होती है। बिल्कुल। और शुष्क पर्णपाती वन, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये उन इलाकों में मिलते हैं जहाँ बारिश थोड़ी कम होती है, यानी 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच। अच्छा, 70 से 100 सेंटीमीटर। हाँ। जैसे प्रायद्वीपीय पठार के ज्यादातर वर्षा वाले हिस्से, फिर उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी इलाके, इन क्षेत्रों में ये ज्यादा मिलते हैं। इनकी क्या खासियत है? इनकी खासियत ये है कि ये शुष्क गर्मी के मौसम में, मतलब जब पानी की कमी होती है, तो पानी बचाने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अच्छा, इसीलिए पर्णपाती मतलब पत्ते गिराने वाले। बिल्कुल। यहाँ आपको तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खैर, एक्सेलवुड जैसे पेड़ आमतौर पर मिल जाएंगे। समझ गया। अब बात करते हैं कांटेदार वनों की।
ये तो नाम से ही लग रहा है कि कम बारिश वाले इलाकों में होंगे। बिल्कुल सही पकड़ा। जहां सालाना बारिश 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है। बहुत कम। हाँ, वहाँ उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। पानी की इतनी कमी होती है कि यहाँ के पेड़ों में पत्तियाँ या तो बहुत छोटी होती है या कांटों में बदल जाती हैं ताकि पानी का वाष्पीकरण कम हो। अच्छा, ये एक तरह का अनुकूलन है। हाँ, बिल्कुल। ये आपको गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ अर्ध शुष्क क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। और पेड़ कौन से होते हैं यहाँ? बबूल, खैर, खजूर, यूफोर्बियाज और कैक्टस की विभिन्न प्रजातियां यहाँ की मुख्य वनस्पतियां हैं। ठीक है। अब भारत में पहाड़ भी बहुत हैं, जैसे हिमालय, पश्चिमी घाट। वहाँ किस तरह के वन मिलते हैं? हाँ, पर्वतीय क्षेत्रों में वापा बड़ा दिलचस्प है। वहाँ ऊंचाई के साथ तापमान गिरता है और वनस्पति भी बदलती जाती है। एक पैटर्न दिखता है। कैसा पैटर्न? देखिए, लगभग 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर जहाँ थोड़ी नमी ज्यादा होती है, वहाँ चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार पेड़ मिलते हैं, जैसे ओक और चेस्टनट। इन्हें गीले समशीतोष्ण वन या वेट टेम्परेट फॉरेस्ट कहते हैं। ओक और चेस्टनट, अच्छा। फिर थोड़ा और ऊपर जाएं, 1500 से 3000 मीटर के बीच, तो तापमान और कम हो जाता है। यहाँ शंकुधारी पेड़, मतलब जिनकी पत्तियां सुई जैसी नुकीली होती हैं, वो ज्यादा मिलते हैं। जैसे चीड़, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर। ये समशीतोष्ण वन या टेम्परेट फॉरेस्ट कहलाते हैं। ये लकड़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देवदार तो बहुत मशहूर है। जी हाँ। और इससे भी ज्यादा ऊंचाई पर, 3000 मीटर से ऊपर, लगभग 3600 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर जाएं तो एल्पाइन वनस्पति मिलती है। यहाँ पेड़ ज्यादा ऊंचे नहीं होते, बौने रह जाते हैं। सिल्वर फर, जुनिपर, पाइन, बर्च यहाँ मिलते हैं। और इसके बाद धीरे धीरे पेड़ खत्म हो जाते हैं और एल्पाइन घास के मैदान शुरू हो जाते हैं। घास के मैदान? हाँ, जिन्हें स्थानीय चरवाहे जैसे हिमालय में गुज्जर और बकरवाल समुदाय के लोग अपने पशुओं को चराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। और फिर सबसे ऊपर जहाँ बर्फ ज्यादा रहती है, वहाँ सिर्फ काई, मॉसेस और लाइकेन जैसी टुंड्रा वनस्पति ही मिलती है। ये तो हुआ हिमालय का। दक्षिण भारत के पहाड़ों पर भी कुछ ऐसा ही होता है? हाँ, दक्षिण भारत में भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों जैसे पश्चिमी घाट, विंध्य, नीलगिरी में पर्वतीय वन मिलते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें समशीतोष्ण वन कहते हैं। और नीलगिरी, अन्नामलाई, पलनी पहाड़ियों में मिलने वाले खास वनों को शोलास कहा जाता है। शोला वन, ये नाम सुना है जी। ठीक है। पहाड़ों के अलावा भारत के तटीय इलाकों में भी खास तरह के वन मिलते हैं, मैंग्रोव। उनकी भी बात करनी चाहिए। हाँ, मैंग्रोव वन तो बहुत ही अनोखे और महत्वपूर्ण है। ये समुद्र तटों पर, खासकर जहाँ नदियां समुद्र में मिलती हैं, यानी डेल्टा वाले खारे या अर्ध खारे पानी के इलाकों में उगते हैं। इनकी क्या खासियत होती है? इनकी जड़ें ऐसी होती हैं जो पानी में डूबी रहती हैं और कीचड़ में इन्हें सांस लेने में मदद करती हैं। ये ज्वार भाटा झेल सकते हैं। अच्छा। और ये तटों को कटाव से बचाते हैं, तूफानों और सुनामी की लहरों के असर को कम करते हैं। साथ ही ये मछलियों और अन्य समुद्री जीवों के लिए नर्सरी का काम करते हैं, मतलब जबरदस्त जैव विविधता होती है यहाँ। और ये भारत में कहाँ है? सबसे बड़ा और प्रसिद्ध तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का सुंदरबन है। हाँ, सुंदरबन, जो सुंदरी पेड़ के लिए मशहूर है, उसी के नाम से। ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। इसके अलावा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा में भी ये पाए जाते हैं। सुंदरी के अलावा और कौन से पेड़ होते हैं यहाँ? यहाँ ताड़, नारियल, केवड़ा, अगर जैसी प्रजातियां भी मिलती हैं। ठीक है। वनों के साथ साथ क्या हम घास के मैदानों का भी जिक्र कर सकते हैं? वो भी तो वनस्पति का हिस्सा हैं। निश्चित रूप से। वनस्पति में सिर्फ पेड़ ही नहीं आते। भारत में अलग अलग क्षेत्रों में घास के मैदानों को कई स्थानीय नामों से जाना जाता है। जैसे अभी हमने एल्पाइन घास के मैदानों की बात की। हाँ। वैसे ही उत्तराखंड में ऊंचाई वाले घास के मैदानों को बुग्याल या पय्यार कहते हैं। हिमाचल में खज्यार, गुजरात में बन्नी घास के मैदान है। ये भी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का बहुत अहम हिस्सा है। एक और चीज जो अक्सर वनों से जोड़कर देखी जाती है, वो है झूम खेती। ये क्या है और इसका वनों पर क्या असर होता है? झूम खेती, जिसे स्लैश एंड बर्न यानी काको और जलाओ कृषि भी कहते हैं, ये खेती का एक बहुत पुराना पारंपरिक तरीका है। कैसे करते हैं इसमें क्या होता है कि किसान जंगल के किसी एक हिस्से के पेड़ पौधे काटकर उन्हें जला देते हैं। अच्छा। फिर
जो राख होती है वो खाद का काम करती है। उस साफ की हुई जमीन पर वो कुछ सालों तक खेती करते हैं। फिर जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है तो वो उस जगह को छोड़कर जंगल में किसी नई जगह पर यही प्रक्रिया दोहराते हैं। पुरानी जगह को परती छोड़ दिया जाता है ताकि वहां फिर से वनस्पति उग सके। तो ये वनों के लिए नुकसानदायक कैसे हैं? देखिए, पारंपरिक रूप से जब आबादी कम थी और झूम चक्र लंबा होता था तब शायद ये उतना नुकसानदायक नहीं था, लेकिन अब बढ़ती आबादी के दबाव में झूम चक्र छोटा हो गया है। मतलब जमीन को दोबारा पनपने का पूरा समय नहीं मिल पाता। इससे वनों का क्षरण होता है और जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है। इसके कुछ स्थानीय नाम भी हैं शायद? हाँ बिल्कुल, भारत में ही इसके कई नाम हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे ज़ूमिंग कहते हैं, जो सबसे कॉमन नाम है। मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा, उड़ीसा में पामाडाबी, पश्चिमी घाट में कुमारी। दुनिया भर में भी इसके अलग अलग नाम हैं। ये जानना भी जरूरी है। अच्छा, अगर हम भारत में वनों की वर्तमान स्थिति की बात करें तो कोई खास जानकारी जो हमारे सुनने वालों के लिए उपयोगी हो? हाँ देखिए, भारत सरकार की भारत राज्य वन रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR, नियमित रूप से आती है, जो हमें बताती है कि देश में और अलग अलग राज्यों में वन आवरण कितना है, कहाँ बढ़ा है, कहाँ घटा है। अच्छा, जैसे अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो आमतौर पर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र पाया जाता है। लेकिन अगर राज्य के कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से देखें तो मिजोरम अक्सर सबसे आगे रहता है। अगर केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल करें तो लक्षद्वीप में प्रतिशत बहुत ज्यादा है। और सबसे कम कहाँ है? सबसे कम वन आवरण वाले राज्यों में हरियाणा का नाम आता है। ये आंकड़े बदलते रहते होंगे हर रिपोर्ट में? हाँ बिल्कुल। किस राज्य में वन क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई या कहाँ सबसे ज्यादा कमी आई, ये आंकड़े हर 2 साल में आने वाली रिपोर्ट में अपडेट होते हैं। ये रिपोर्ट वनों के प्रबंधन और संरक्षण की नीतियां बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो ये थी भारत के विविध वनों की एक, कह सकते हैं, संक्षिप्त सी झलक। हर प्रकार का वन अपने आप में कितना खास है और देश की प्राकृतिक संपदा का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल, ये विविधता ही तो भारत की एक बड़ी पहचान है और पर्यावरण संतुलन के लिए ये बहुत जरूरी भी है। तो इन विभिन्न प्रकार के वनों और उनकी विशेषताओं के बारे में जानकर कैसा लगा? कौन सा तथ्य सबसे रोचक लगा? नीचे टिप्पणी करके जरूर बताएं। और हाँ, अंत में एक सवाल आप सबके सोचने के लिए। ये जो बदलती जलवायु है या बढ़ती मानवीय गतिविधियां हैं, जैसे शहरीकरण या खेती के तरीकों में बदलाव, ये सब इन अलग अलग तरह के वन पारिस्थितिकी तंत्रों पर कैसा असर डाल रही होंगी और इनके संरक्षण के लिए हम और क्या ठोस कदम उठा सकते हैं? सोचिएगा जरूर। अब मेरा अगला विषय है भारत की मृदा यानी मिट्टी। मिट्टी। देखिए, मिट्टी सिर्फ धूल या जमीन का टुकड़ा नहीं है ना, ये तो हमारे देश की मतलब कृषि की जान है, भूगोल का आधार है। सही कहा। और भारत में तो मिट्टियों की इतनी विविधता है, कमाल की। हाँ, और ये जानना प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से भी बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, मिट्टी बनती कैसे है ये भी समझना जरूरी है। ये कई चीजों पर निर्भर करता है। जैसे वहाँ का मौसम कैसा है, मतलब जलवायु, फिर वो किस चट्टान से बनी है, जो मूल चट्टान होती है, जमीन की ढलान कैसी है, स्थलाकृति, अच्छा, वहाँ पेड़ पौधे जीव जंतु कैसे हैं, और हाँ, सबसे जरूरी, कितना समय लगा है उसे बनने में। ये सब मिलकर तय करते हैं कि मिट्टी कैसी होगी। तो आज हम भारत की कुछ मुख्य मिट्टियों को समझेंगे। हाँ बिल्कुल। जैसे जलोढ़ है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट, मरुस्थलीय, पर्वतीय, और वो पीठ में या दलदली मिट्टी भी। हाँ, इन सब पर बात करेंगे। तो चलिए भारत की मिट्टियों की इस दुनिया में थोड़ा गहरा उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की। एलुवियल सॉइल। हाँ, ये तो सबसे ज्यादा फैली हुई है शायद। बिल्कुल, भारत के सबसे बड़े हिस्से पर, करीब आप मान लीजिए 43% भाग पर यही मिट्टी है। अरे वाह, 43%! मतलब कहाँ कहाँ? उत्तरी मैदानों में? हाँ, पूरा उत्तरी मैदान, पंजाब, यूपी, बिहार, बंगाल, सब। फिर जो बड़ी नदियों के डेल्टा है ना, जैसे महानदी, गोदावरी। हाँ, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनके डेल्टा इलाके, और गुजरात, राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में, और पूर्वी तट के मैदानों में भी मिलती है। अच्छा, और ये बनती कैसे है? मतलब नदियों से ही आती है? बिल्कुल, नदियां पहाड़ों से जो मिट्टी बारीक कण बहाकर लाती है ना, अवसाद जिन्हें कहते हैं सेडिमेंट्स, उन्हीं के जमा होने से ये बनती है। मैदानों में नदियां इन्हें बिछा देती हैं
और इसकी गुण मतलब उपजाऊ तो होती होगी। हाँ, काफी उपजाऊ। इसमें पोटैश और चूना ये तो भरपूर होता है। ओके, लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस की थोड़ी कमी रहती है। अच्छा, नाइट्रोजन और फास्फोरस कम। और सुना है इसकी 2 किस्में भी होती हैं, खादर और बांगर। हाँ, सही। खादर जो है वो नई जलोढ़ मिट्टी है, नदी के पास वाले इलाकों में मिलती है और ज्यादा उपजाऊ होती है। और बांगर पुरानी जलोढ़ है, नदी से थोड़ी दूर मिलती है और खादर के मुकाबले थोड़ी कम उपजाऊ होती है। समझ गई। ये मिट्टी ही है जो हमारे मतलब भारत के अन्न भंडार उत्तरी मैदानों का आधार है। इसी वजह से वहाँ इतनी घनी आबादी भी है। अच्छा, तो ये तो हुई नदियों की देन, जलोढ़ मिट्टी। लेकिन उन इलाकों का क्या जहां बारिश कम होती है, वहां कौन सी मिट्टी मिलती है? लाल मिट्टी? हाँ बिल्कुल, वहाँ लाल मिट्टी मिलती है। ये करीब 18% हिस्से पर है भारत के। 18%? कहाँ पर मिलती है ये मुख्य रूप से? ये देखिए, दक्कन का जो पठार है ना, उसके पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में, फिर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी भाग और पश्चिमी घाट के पहाड़ों के ठीक नीचे वाले इलाके, पीडमोंट जोन जिसे कहते हैं। ओके, और ये बनती कैसे है? ये कम बारिश वाले क्षेत्रों में बनती है। जी। जो पुरानी दानेदार आग्नेय चट्टानें होती है ना, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स, हाँ। उनके टूटने फूटने से बनती है। और इसका रंग लाल क्यों होता है? लोहे की वजह से। हाँ बिल्कुल, इसमें जो लोहा होता है ना, वो क्रिस्टलीय और रूपांतरित चट्टानों में फैल जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। उसी के कारण इसका रंग लाल होता है। अच्छा। और एक और बात, जब ये गीली होती है ना, हाइड्रेटेड फॉर्म में, तो ये पीली दिखती है। अरे गीली होने पे पीली, ये तो इंटरेस्टिंग है। और इसमें पोषक तत्व कैसे होते हैं? इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस मतलब जैविक पदार्थ, इन तीनों की ही कमी होती है। तो पोषक तत्वों की कमी रहती है इसमें। चलिए लाल मिट्टी से आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही मशहूर मिट्टी, काली मिट्टी। हाँ, काली मिट्टी, इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। और काली कपास मिट्टी भी शायद। हाँ, काली कपास मिट्टी, क्योंकि कपास के लिए बेहतरीन है। ये करीब 15% भाग पर है भी ये पाई जाती है। और कपास के लिए इतनी अच्छी क्यों है ये? देखिए, कपास को चाहिए करीब 210 दिन पाला रहित मौसम, मतलब फ्रॉस्ट फ्री डेज। हाँ। वो इस इलाके में मिलता है। और इस मिट्टी के गुण भी कपास के लिए बहुत अच्छे हैं। जैसे? सुना है ये पानी बहुत सोखती है। हाँ, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ये मृणमय होती है, क्लेई, मतलब कण बहुत बारीक होते हैं। अच्छा। इस वजह से इसकी जल धारण क्षमता मतलब पानी सोख कर रखने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। गीली होने पर ये एकदम फूल जाती है, चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर सिकुड़ जाती है, जिससे इसमें मोटी मोटी दरारें पड़ जाती हैं। हाँ, देखी हैं वो दरारें। इसी वजह से इसे स्वतः जुताई या सेल्फ प्लोइंग वाली मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि दरारें हवा को अंदर तक पहुंचा देती हैं, जैसे जुताई हो गई हो। स्वतः जुताई, ये तो कमाल का नाम है। और पोषक तत्व? इसमें चूना, लोहा, मैग्नीशियम, एल्यूमिना, ये सब तो काफी होता है, पर फास्फोरिक तत्व कम होते हैं। अच्छा, तो ये हुई काली मिट्टी। अब उन जगहों की बात करते हैं जहां तापमान भी खूब और बारिश भी खूब होती है। वहां कौन सी मिट्टी मिलेगी? वहां मिलती है लैटेराइट मिट्टी। ये ज्यादा नहीं, करीब 3.7% हिस्से पर है। कहाँ पर? कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ओडिशा और असम के जो पहाड़ी इलाके हैं ना, जहां तापमान भी ऊंचा रहता है और बारिश भी भारी होती है। और ये बनती कैसे है? भारी बारिश से। हाँ। भारी बारिश के कारण होता है तीव्र निक्षालन, जिसे लीचिंग कहते हैं। लीचिंग मतलब भारी बारिश मिट्टी के जो घुलनशील तत्व हैं, जैसे सिलिका, उन्हें नीचे बहा ले जाती है। ऊपर रह जाते हैं लोहे और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स। अच्छा, पोषक तत्व बह जाते हैं। और ज्यादा तापमान की वजह से ह्यूमस बनाने वाले बैक्टीरिया भी मर जाते हैं या पनप नहीं पाते, इसलिए इसमें ह्यूमस भी कम होता है। तो फिर ये किस काम आती है? ये चाय, कॉफी, काजू जैसी फसलों के लिए अच्छी मानी जाती है। और एक बात, सूखने पर ये ईंट जैसी सख्त हो जाती है। ईंट जैसी? हाँ, इसीलिए शायद इसका नाम लैटेराइट पड़ा। लेटर मतलब ईंट। कहते हैं पुराने जमाने में इसे घर बनाने में भी इस्तेमाल करते थे। दिलचस्प है। अच्छा, अब रेगिस्तानी इलाकों की तरफ चलें, जैसे पश्चिमी राजस्थान। बिल्कुल, वहां मिलती है मरुस्थलीय मिट्टी। नाम से ही जाहिर है, रेतीली होगी। हाँ, रेतीली होती है और इसमें लवण मतलब नमक की मात्रा काफी ज्यादा होती है, सलाइन। ह्यूमस और नमी की तो बहुत कमी होती है। और कई बार जमीन के नीचे थोड़ी गहराई पर चूने के कंकड़ों की एक परत बन जाती है। कंकड़ की परत? वो क्या करती है? वो पानी को नीचे रिसने से रोकती है। लेकिन हाँ, अगर सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो जाए तो इसमें भी खेती की जा सकती है।
अच्छा, सिंचाई से खेती मुमकिन है। और पहाड़ों पर कैसी मिट्टी होती है, वन मिट्टी जिसे कहते हैं? हाँ, पर्वतीय मिट्टी या वन मिट्टी ये जगह के हिसाब से बहुत बदलती है। मतलब नदी घाटियों में ये दोमट या सिल्टी टाइप की हो सकती है। अच्छा। उपजाऊ, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपरी ढलानों पे जाएंगे मिट्टी में मोटे कण ज्यादा मिलेंगे और वो कम उपजाऊ होगी। और बर्फीले इलाकों में, हिमालय में? हिमालय जैसे बर्फीले इलाकों में ये अक्सर अम्लीय होती है, एसिडिक, और ह्यूमस भी बहुत कम होता है। लेकिन निचली घाटियों में जहां जंगल वगैरह हैं वहां ये उपजाऊ भी हो सकती है। ओके। और एक आखिरी प्रकार बचा, पीठ में या दलदली मिट्टी। हाँ, पीटी या मार्शी सॉइल। ये उन क्षेत्रों में मिलती है जहां भारी बारिश होती है और नमी बहुत ज्यादा रहती है। जैसे तटीय ओडिशा, सुंदरवन का इलाका, बिहार के कुछ उत्तरी भाग और उत्तराखंड में अल्मोड़ा के आसपास। अच्छा, और इसकी क्या खासियत है? इसमें ह्यूमस और जैविक पदार्थ बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि नमी के कारण जैविक पदार्थ पूरी तरह सड़ नहीं पाते। ये अक्सर थोड़ी क्षारीय, एल्कलाइन नेचर की होती हैं और दिखने में भारी, गहरे काले रंग की होती हैं। दलदली इलाकों की खास मिट्टी है ये। तो ये थी भारत की मुख्य मिट्टियों की कहानी। वाकई कितनी ज्यादा विविधता है हमारे देश में। बिल्कुल, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग जलवायु और उसी हिसाब से अलग अलग मिट्टी। और फिर उस मिट्टी पर उगने वाली फसलें भी अलग, लोगों का जीवन भी उस पर निर्भर करता है। सही कहा। और ये सारी जानकारी, मतलब कौन सी मिट्टी कहाँ मिलती है, उसकी क्या खासियत है, कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है, ये सब प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, ये तो है। अक्सर सवाल पूछे जाते हैं इनसे। बिल्कुल। तो श्रोताओं को भारत की इन अलग अलग मिट्टियों के बारे में जानकर कैसा लगा? ये जरूर सोचिएगा कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां कौन सी मिट्टी प्रमुख है। अगर चाहें तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हाँ, और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए, कभी इस पर सोचिएगा जरूर। कैसे किसी जगह की मिट्टी सिर्फ वहां की खेती या अर्थव्यवस्था को ही नहीं, बल्कि वहां के खान पान, रहन सहन, यहां तक के संस्कृति को भी गहराई से प्रभावित करती है। इस पर विचार कीजिएगा। तो चलिए आज भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की दुनिया में चलते हैं। ये जगहें घूमने फिरने के लिहाज से तो खूबसूरत हैं ही, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, बिल्कुल। अक्सर सवाल बनते हैं इनसे। सही कहा। और देखिए, ये पार्क हमारी जो प्राकृतिक धरोहर है, खासकर वन्य जीव और जो अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हैं, मतलब जैव विविधता, उसे बचाने के लिए बहुत जरूरी है। हम कुछ खास राज्यों के, मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण पार्क है, उन पर आज बात करेंगे। देखेंगे कि क्या चीज उन्हें खास बनाती है। बढ़िया। तो फिर कहाँ से शुरू करें? पूर्वोत्तर से? असम? हाँ, असम ठीक रहेगा। असम का नाम सुनते ही मेरे ख्याल से तो सबसे पहले काजीरंगा का ही ध्यान आता है ना, एक सींग वाले गैंडे के लिए। हाँ, बिल्कुल। काजीरंगा मतलब वो तो आइकॉनिक है, एक सींग वाले गैंडे के लिए, पूरी दुनिया में फेमस। सही। पर ऐसा नहीं कि असम में सिर्फ काजीरंगा ही है, मानस राष्ट्रीय उद्यान भी है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, बाघों के लिए शायद, और जंगली भैंसों के लिए भी। जी बिल्कुल। बाघ और जंगली भैंसें, उसके अलावा भी है, जैसे डिब्रू सैखोवा है, नामेरी, ओरांग, और अभी हाल में 2 और बने हैं, रायमोना और देहिंग पटकाई। अच्छा। तो काफी वन्यजीव संपदा है वहाँ। अच्छा, तो ये तो हुई गैंडों की बात। अब अगर शेरों की बात करें, खासतौर पे एशियाई शेर, तो उसके लिए तो शायद हमें पश्चिम में जाना होगा, गुजरात। एकदम सही पकड़ा, गुजरात। हाँ। और गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर, हाँ। ये समझना बहुत जरूरी है कि गिर पूरी दुनिया में इकलौती, मतलब एकमात्र जगह है जहां एशियाई शेर अपने प्राकृतिक घर में रहते हैं। अच्छा, ये तो बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। हाँ, परीक्षाओं में अक्सर ये पूछ लेते हैं कि एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से कहाँ पाए जाते हैं। हाँ। तो जवाब है गिर। और गिर के अलावा गुजरात में? गिर के अलावा देखिए, समुद्र के किनारे मरीन नेशनल पार्क है। फिर ब्लैक बक, मतलब काले हिरन के लिए वेलावदर में ब्लैक बक नेशनल पार्क है। और एक वंसधा नेशनल पार्क भी है। ओके, अब थोड़ा पहाड़ों की तरफ चलते हैं। उत्तराखंड, यहाँ तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है ना, जिम कॉर्बेट। हाँ, जिम कॉर्बेट। इसका इतिहास बड़ा दिलचस्प है। ये बना था 1936 में। 1936, काफी पुराना। जी, और तब इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। ये भारत का पहला नेशनल पार्क था। पहला नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क, बाद में जिम कॉर्बेट। बिल्कुल। और एक और खास बात इससे जुड़ी हुई है, 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। हाँ, बाघों को बचाने के लिए। जी, वो यहीं से, जिम कॉर्बेट से ही लॉन्च किया गया था।
तो ये दोनों ही बातें, मतलब पहला पार्क होना और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत, इसे बहुत खास बनाती हैं। बिल्कुल। और उत्तराखंड में वो फूलों की घाटी भी तो है। हाँ, फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स, वो तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। बहुत खूबसूरत जगह है। और नंदा देवी और राजाजी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में ही है। वाकई। अच्छा, एक और अनोखी बात सुनी थी मैंने, भारत में एक ऐसा पार्क भी है जो तैरता हुआ है। क्या ये सच है? हाँ, ये बिल्कुल सच है और बहुत अनोखा है। ये मणिपुर में है। मणिपुर में? जी, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तैरता हुआ कैसे? ये लोकतक झील पर है। उस झील पर ना वनस्पति तैरती रहती है, जिन्हें फुमडी कहते हैं। उन्हीं फुमडीज पर ये पूरा पार्क बसा हुआ है। कमाल है, फुमडी पर बसा पार्क। हाँ, और ये संगाई हिरन का घर भी है, जो सिर्फ यहीं पाया जाता है। अपनी इसी खासियत की वजह से ये बहुत फेमस है। अद्भुत। अच्छा, अब एक सवाल। हाँ। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मुझे लगता है शायद मध्य प्रदेश। बिल्कुल सही अंदाजा, मध्य प्रदेश। इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं। हाँ, सुना है। और यहाँ राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे ज्यादा है, जैसे कान्हा, बांधवगढ़। बांधवगढ़ तो बाघों के घनत्व के लिए, मतलब टाइगर डेंसिटी के लिए जाना जाता है। अच्छा। फिर पेंच है, पन्ना, सतपुड़ा, कई महत्वपूर्ण पार्क है मध्य प्रदेश में। और पास में ही राजस्थान है, वहां भी तो है टाइगर रिजर्व। हाँ, राजस्थान में रणथंभौर और सरिस्का, ये दोनों बाघों के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। रणथंभौर तो काफी फेमस है। जी, और राजस्थान का एक और बहुत महत्वपूर्ण पार्क है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पहले भरतपुर पक्षी विहार कहते थे। हाँ, पक्षियों के लिए। जी, खासकर प्रवासी पक्षियों के लिए, साइबेरियन क्रेन वगैरह के लिए तो ये एक स्वर्ग जैसा है। ओके, अब थोड़ा और उत्तर की ओर चलते हैं, ऊंचे पहाड़ों की तरफ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। हाँ, तो अब लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश है। वहाँ है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस। ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है क्षेत्रफल के हिसाब से, और ये बर्फीले तेंदुए, मतलब स्नो लेपर्ड, के लिए बहुत मशहूर है। स्नो लेपर्ड, वो तो लद्दाख का राज्य पशु भी है शायद। बिल्कुल सही, स्नो लेपर्ड लद्दाख का राज्य पशु है और हेमिस उसका एक बड़ा गढ़ है। और जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर में दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है। ये खास तौर पर कश्मीरी हंगुल हिरन के लिए जाना जाता है। हंगुल, ओके। इसके अलावा किश्तवाड़ नेशनल पार्क है और सलीम अली नेशनल पार्क, जिसे सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी कहते हैं, ये भी इसी क्षेत्र में है। वाह, बढ़िया। तो ये थे भारत के कुछ जाने माने राष्ट्रीय उद्यान और उनसे जुड़ी कुछ खास बातें जो परीक्षाओं के नजरिए से महत्वपूर्ण हो सकती हैं। हाँ, और ये न सिर्फ परीक्षाओं के लिए, बल्कि ये जानने के लिए भी जरूरी है कि हमारे देश में कितनी अलग अलग तरह की भौगोलिक और पारिस्थितिकी स्थितियां हैं। सही बात है। और कैसे हमने अपनी इस अनोखी वन्य जीव विरासत को बचाने की कोशिश की है। इन पार्कों का संरक्षण में योगदान वाकई मतलब अमूल्य है। बिल्कुल। खैर, इतनी सारी बातें हुई, अब हम अपने श्रोताओं से भी जानना चाहेंगे, आपको इन सब जानकारियों में सबसे दिलचस्प क्या लगा, या कौन सा नेशनल पार्क आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करता है, जिसके बारे में आप और जानना चाहेंगे। हाँ, जरूर बताएं। नीचे कमेंट्स में अपने विचार साझा कर सकते हैं।